देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एईडब्ल्यू के 1 मिलियन व्यूवरशिप को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही गए। एईडब्ल्यू में केनी ओमेगा और यंग बक्स के ईवीपी पोजीशन को लेकर एईडब्ल्यू से लेटेस्ट अपडेट आ चुकी गए। टेत्सुया नाइटो के एनजेपीडब्ल्यू लीव करने को लेकर नाइटो ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो वहीं एईडब्ल्यू के अंदर एक बड़े सुपरस्टार को मेजर पुश मिलने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के वीकली व्यूवरशिप की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर एईडब्ल्यू की वीकली डायनामाइट शो की व्यूवरशिप 6 लाख से 7 लाख के बीच में रहती गए। और इस हफ्ते भी एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूवरशिप करीबन यहाँ पर 6,63,000 थी। और वैसे तो जब एईडब्ल्यू कंपनी का फाउंडेशन हुआ था उस समय कंपनी की व्यूवरशिप करीबन 1 मिलियन होती थी, बट ईयर बाय ईयर एईडब्ल्यू की व्यूवरशिप हर साल 1 लाख डाउन होती जा रही गए। और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू की वीकली व्यूवरशिप आज के टाइम के ऊपर एवरेज 6 लाख से 7 लाख के बीच में होती गए। बट गाइज क्योंकि 2025 में एईडब्ल्यू कंपनी के न्यू टीवी डील के बाद अब एईडब्ल्यू का शो यहाँ पर टीएनटी और टीबीएस नेटवर्क के साथ साथ एचबीओ मैक्स स्ट्रीमिंग सर्विस पर भी ब्रॉडकास्ट होता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर एचबीओ मैक्स के ऊपर एईडब्ल्यू के शो को कितने लोग यूएसए में लाइव देखते गए, इसको लेकर एक बड़ा नंबर सामने आ रहा है। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही गए कि करंटली यहाँ पर जहां टीवी पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट की वीकली व्यूवरशिप 6 लाख से 7 लाख के बीच में होती गए, वहीं एईडब्ल्यू कंपनी एचबीओ मैक्स के ऊपर जब सेम टाइम पर डायनामाइट को लाइव ब्रॉडकास्ट करती गए तो मैक्स के ऊपर भी एईडब्ल्यू की वीकली व्यूवरशिप हमेशा यहां पर 5 लाख से ऊपर होती गए। और जब से यहां पर एईडब्ल्यू का शो वीकली बेसिस पर एचबीओ मैक्स पर ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ है तब से ही एईडब्ल्यू शो की एचबीओ मैक्स पर एवरेज व्यूवरशिप 5 लाख से ऊपर रही गए। और अब यहां पर क्योंकि एचबीओ मैक्स के ऊपर 5 लाख लोग एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को लाइव देख रहे गए और सेम टाइम के ऊपर टीबीएस नेटवर्क के ऊपर भी 6 लाख से 7 लाख लोग डायनामाइट को लाइव देख रहे गए, तो इसीलिए आज के टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू की यूएसए में कंबाइंड व्यूवरशिप करीबन यहां पर 1.1 मिलियन से 1.2 मिलियन के बीच में होती गए। और एईडब्ल्यू के शो को एचबीओ मैक्स और टेलीविजन के ऊपर दोनों जगह मिलाकर करीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोग देख रहे गए, जो एईडब्ल्यू कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। और डेफिनेटली एईडब्ल्यू के वीकली शो का एचबीओ मैक्स पर लाइव मूव करना ये यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है, क्योंकि इससे यहाँ पर एईडब्ल्यू को बिल्कुल ही एक न्यू ऑडियंस मिली गए। और ये ऑडियंस 1 लाख या 2 लाख ना होकर बल्कि टोटल यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा है। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि एचबीओ मैक्स और टेलीविजन की कंबाइंड व्यूवरशिप के वीकली बेसिस पर 1 मिलियन को क्रॉस करने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी की इंटरनेशनल व्यूवरशिप पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार मर्सिडीज मोन की। बल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर कुछ टाइम पहले मर्सिडीज मोन के साथ कमील काम करती थी, जो यहाँ पर मर्सिडीज मोन की साइड किक के तौर पर ऑन स्क्रीन पर अपीयर हो रही थी। बट अब यहाँ पर कमील के ऑफ टेलीवाइज होने के बाद एईडब्ल्यू के अंदर एक बार फिर से मर्सिडीज मोन पॉसिबली न्यू फैक्शन बनाने वाले गए। गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि इस हफ्ते वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर मर्सिडीज मोन और रॉबिन रेनेट के हुए मैच के बाद अब एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एक बार फिर से मर्सिडीज मोन और रेनेट सिस्टर्स के फैक्शन को लेकर बातें चल रही गए। और जब यहाँ पर लास्ट ईयर मोन एईडब्ल्यू के अंदर आई थी उसी समय मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू में रेनेट सिस्टर्स के साथ काम करना चाहती थी। और अब यहाँ पर फाइनली 2025 के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली रेनेट सिस्टर और मर्सिडीज मोन को लेकर एक फैक्शन बिल्डअप करने वाली गए, जिस फैक्शन को मर्सिडीज मोन के द्वारा लीड किया जाएगा। well, देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू की ऑन स्क्रीन के ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पर मर्सिडीज मोन और रेनेट सिस्टर्स का फैक्शन कब तैयार होता है और एईडब्ल्यू कंपनी ये स्टोरी लाइन कैसे बुक करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही बुक करने की, तो अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू में एक रेसलर को मेजर पोस्ट मिलने वाला है और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि बिग बिल होने वाले गए। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बिग बिल करंटली क्रिस जेरिको के फैक्शन लर्निंग ट्री का हिस्सा है और एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर बिग बिल करंटली हील रेसलर के तौर पर काम कर रहे गए। बट डेव मेल्जर का ये दावा करना है कि एईडब्ल्यू के अंदर रिसेंटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल शोज पर बिग बिल के हैवी क्राउड सपोर्ट को देखने के बाद कंपनी यहाँ पर बिग बिल से काफी ज्यादा इंप्रेस है और 2025 के अंदर बिग बिल को एईडब्ल्यू के अंदर मेजर सिंगल पुश मिलने वाला है। और बिग बिल एईडब्ल्यू के अंदर बहुत ही जल्द हमें यहाँ पर लर्निंग ट्री फैक्शन से निकलते हुए दिखाई देंगे और इसके बाद एईडब्ल्यू के अंदर बिग बिल बेबी फेस के तौर पर एईडब्ल्यू कंपनी में सोलो काम करेंगे। well, देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान एग्जैक्टली बिग बिल को बेबी फेस के तौर पर कब और कैसे पुश करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल
फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के EVP केनी ओमेगा और यंग बक्स की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी के फाउंडेशन के बाद ही केनी ओमेगा यंग बक्स को AEW का EVP बनाया गया था। और गाइज, AEW के अंदर अब भी यहाँ पर ओमेगा और यंग बक्स AEW के EVP के तौर पर काम करते गए, बट यहीं AEW के अंदर EVP के तौर पर यंग बक्स और केनी ओमेगा करंटली बैक स्टेज पर क्या काम करते गए, इसको लेकर फाइटफुल की तरफ से मेजर अपडेट आ रही गए। गाइज, यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि वैसे तो केनी ओमेगा और यंग बक्स अब भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, बट वीकली बेसिस के ऊपर आज के टाइम पर केनी ओमेगा और यंग बक्स बैक स्टेज पर EVP का कोई भी काम नहीं करते गए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर अक्टूबर में यंग बक्स के टेलीविजन से ऑफ जाने के बाद यंग बक्स ना तो वीकली बेसिस पर AEW के साथ ट्रैवल करते गए, ना ही वो AEW के वीकली मीटिंग का हिस्सा होते गए। और जहां तक बात रही केनी ओमेगा की, तो केनी ओमेगा करंटली उनके ऑन स्क्रीन कैरेक्टर और स्टोरी लाइन को लेकर AEW के अंदर ज्यादा काम कर रहे गए, और वो भी AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के एग्जीक्यूटिव रोल्स के अंदर उतना हिस्सा नहीं लेते गए। और गाइज, यहाँ पर फाइटफुल ने यह कंफर्म किया है कि टोनी खान ने वैसे तो अब भी बक्स और ओमेगा को AEW का EVP पोजीशन दिया हुआ है, बट कंपनी पूरी तरह से टोनी खान के द्वारा कंट्रोल की जा रही गए, और AEW की स्टोरी लाइन से लेकर AEW के बाकी सभी मैनेजमेंट के अंदर पूरा का पूरा डिसीजन टोनी खान का होता है। और जहां 2021 और 2020 के अंदर यंग बक्स, केनी ओमेगा और कोडी रोड्स जैसे रेसलर कंपनी के बैक स्टेज पर काफी सारे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते थे, वहीं अब यहां पर AEW के अंदर केनी ओमेगा, यंग बक्स जैसे EVP AEW के अंदर किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करते गए, और अब यहां पर AEW का पूरा कंट्रोल टोनी खान के पास है। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अंदर द यंग बक्स टेलीविजन के ऊपर कब रिटर्न करते गए। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जापानीज रेसलिंग लेजेंड तेत्सुया नाइटो की। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर तेत्सुया नाइटो की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, तेत्सुया नाइटो जापानीज रेसलिंग में आज के टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है, और काफी सारे लोग नाइटो को जापानीज स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कहते गए, क्योंकि नाइटो यहाँ पर जापान के अंदर क्राउड के अब तक के सबसे फेवरेट रेसलर है। बट गाइज, यहीं अभी सप्ताह तेत्सुया नाइटो के NJPW लीव करने को लेकर नाइटो ने खुद यहाँ पर काफी बड़ा खुलासा कर दिया है, जहाँ पर तेत्सुया नाइटो ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो NJPW कंपनी पर काम तो कर रहे गए, बट उनका कॉन्ट्रैक्ट यहां पर जनवरी के अंदर ही एक्सपायर हो चुका है। और जनवरी में नाइटो के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद अभी तक तेत्सुया नाइटो ने NJPW से री-साइन नहीं किया है, और पिछले 2 महीनों से NJPW के अंदर नाइटो यहां पर फ्री एजेंट के तौर पर काम कर रहे गए। और तेत्सुया नाइटो का यह कहना है कि उनकी बॉडी अब पहले की तरह काम नहीं करती गए, और ओरिजिनली जब वो रेसलिंग बिजनेस के अंदर 20 साल पहले आए थे, तो उन्होंने ये प्लान किया था कि वो 40 साल की उम्र में रेसलिंग से रिटायर हो जाएंगे। और अब जबकि नाइटो की उम्र 40 ईयर को क्रॉस कर रही गए, तो नाइटो को ये फील हो रहा है कि वो यहाँ पर पहले की तरह मैचेज को रेसल नहीं कर पा रहे गए, और इसी रीजन की वजह से तेत्सुया नाइटो ने NJPW से री-साइन नहीं किया है, क्योंकि नाइटो को ये नहीं पता है कि वो यहाँ पर रेसलिंग को और कितना लंबा कंटिन्यू करेंगे, और तेत्सुया नाइटो को ये नहीं पता है कि वो NJPW के अंदर फ्यूचर में काम करना चाहते भी है या नहीं। और इसी रीजन की वजह से नाइटो कंपनी के साथ लॉयल्टी की वजह से काम तो कर रहे गए, बट अभी तक नाइटो ने किसी तरह का कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, और हो सकता है फ्यूचर के अंदर तेत्सुया नाइटो हमें यहाँ पर रिटायर होते हुए दिखाई दे। पर मुझे यहाँ पर पर्सनली नहीं लगता है कि नाइटो को इतनी जल्दी रिटायर होना चाहिए। बट गाइज, आपको क्या लगता है, नाइटो को NJPW लीव करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।